राजस्थान में लगातार रीट भर्ती परीक्षा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पिछले 5 दिन से लगातार जहां उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी कमान एक दिन बाद में संभाली किरोड़ी लाल मीणा ने। किरोड़ी लाल मीणा हालांकि अब कल प्रेस वार्ता के बाद में जा चुके हैं। उन्होंने जांच के लिए सरकार को कहा है, लेकिन एक बार फिर उपेंद्र यादव ने एक कमान संभाली है। हालांकि उनके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं, दलाल होने तक के आरोप लगे हैं। उन्हीं को लेकर इनसे सवाल जवाब और आगे की क्या रणनीति होगी। आज यहाँ आने से पहले अशोक गहलोत से भी ये मिलकर आए हैं, वहां से क्या निकल कर आया, इन सब के ऊपर बात। उपेंद्र यादव, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या सरकार के दलाल हैं आप? वो प्रदेश के युवाओं का अपमान है। दलाल होता तो 9 साल तक यहाँ तक नहीं आते, और यहाँ तक युवा हर बार हर दम तैयार नहीं रहते। और जो दलाल कह रहे, मेरी खुली चुनौती है, देश छोड़ दूंगा अन्यथा वो अपना पद छोड़ दे। खुली चुनौती पहले दिया, आज दे रहा हूँ। ईमानदारी से जिया हूँ और ईमानदारी से जीता रहूंगा। और ये दम था। कोई सी भी सरकारें रही है, हमने संघर्ष से ये मंजिल हासिल की है। जो किरोड़ी लाल जी मीणा हैं, जो सांसद साहब है, उनको कुछ लोगों ने भ्रमित किया, बहकाया। शाम तक उनका बयान ये भी आ गया था, उपेंद्र यादव मेरा बच्चा है। लेकिन जो कई लोग भजन मंडली है, जिनकी दुकान हमेशा बेरोजगारों ने बंद कर दी है, उनके पास कुछ नहीं है, केवल भीड़ के बीच में जाना, फोटो वीडियो बनाना है। हम लोग लगातार संघर्ष करें। हमारे युवाओं की ताकत ये है कि सीएम साहब ने हमसे वार्ता की बुला के, और पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी आपने कई आंदोलन कवरेज किया होगा, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा आंदोलन हम करें, सबसे ज्यादा भीड़ हमारे पास होती है, सबसे ज्यादा संघर्ष हम करते हैं। यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक हम लड़ाई लड़ते हैं और जीत कर आते हैं। जहाँ हम आपड़ा फरवरी में डाला, आपने पूरा कवरेज किया था, तो सबसे ज्यादा मांगे हमारी पूरी है। तो आपको पता है कि राजस्थान में एक ही संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, जो सीना ठोक के लड़ाई लड़ता है और जीत भी करता है, जीत भी है और लड़ता है। तो आप सारे मीडिया का चित्र पता है, तो आपको पता है कि बेरोजगारों की आवाज उठाना, उनको न्याय दिलाना दलाल है। तो आप मुझे दलाल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदार से लड़ाई लड़ रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ ना, साबित करो। हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, उनको जूता और मेरा सिर होगा, साबित तो करो। अब ऐसे तो कोई किसी पे आरोप लगा दे, मैं तो किसी को कह दूंगा बलात्कारी आसाराम बापू कह दूंगा, वो आसाराम बापू हो जाएगा क्या? मैं उसको कह दूंगा वो तो लादेन हो जाएगा क्या? मैं तो कुछ भी कह दूंगा, वो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, साबित करो ना। तो इसलिए दूसरी बात, जो सांसद साहब के मुद्दे की आप बात कर रहे हो, उनको किसी ने बरकलाया था, बयान दिया, लेकिन जब 2013 जनवरी में जब मेंशन पे था, हम लोग बाबा के पास गए थे, बाबा ने कहा कि 10,000 लोग लेके आओ, नहीं आए। वो लड़ाई लड़ी, आज वो 15,000 लोग नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा गए, बाबा ने कहा मेरी चलती नहीं है, बीजेपी सरकार है, मेरी नहीं चली। मैं कई बार, दर्जनों बार बाबा के पास गया था, इसलिए मुझे लगा कि बाबा के पास गया था, बाबा की मजबूरी देखते हुए, और बीच में आरोप भी लगने लगे थे कि हम बाबा से मिले हुए हैं, पार्टियों से मिले। इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं किसी भी राजनीति के मंच में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं आने का निर्णय लिया। बाबा को कुछ लोगों ने भ्रमित किया, उन्होंने बोला, बाबा ने शाम को उस पर बयान दे दिया, वो हमारा विवाद खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जानबूझकर ये चाहते हैं, बाबा की इमेज खराब करना चाहते हैं कि उपेंद्र यादव जोश के खिलाफ बोले। मैं क्यों बोलूँगा? परम आदरणीय सम्मानीय है, मैं उसका सम्मान माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जी का आज भी सम्मान करता हूँ, आगे करता हूँ। वो युवाओं की आवाज़ उठा रहे, हमें हिम्मत दे रहे हैं, हमारी मांगों को मजबूती से कर रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ पहले भी नहीं बोला था, न बोलूँगा। सम्मान आज भी करता हूँ, कल भी करता रहूँ। हर बार शिक्षा मंत्री के खिलाफ, गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ आपके आंदोलन होते हैं। क्या पर्टिकुलर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले समय में कांग्रेस से टिकट लेकर उपेंद्र यादव चुनाव मैदान में दिखेंगे? ना, कांग्रेस से टिकट कौन मांग रहा है? एक चीज़ और बताऊँ आपको, आने वाले समय में कहीं आप लोग ये लोग ये न कहते कि बीजेपी का दलाल है, क्योंकि ये स्थिति क्या थी आपको मैं बता दूं। जब मैं शुरुआती दिनों में कांग्रेस के समय आंदोलन कर रहा था, लोग कह रहे थे उपेंद्र यादव तो बीजेपी का है। फिर जब सरकार बीजेपी, मैंने बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी के पास गया, कई काम करवाए तो मैंने धन्यवाद दिया। फोटो वायरल होती है, उपेंद्र यादव मुलाकात की, सीएम से धन्यवाद दिया। तो लोगों ने भ्रांतियां कौन फैलाते हैं? जिनमें दम नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाते, वो जलन में ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव तो बीजेपी का है, बीजेपी का है। माहौल बना दिया। भैया, जिस सीएम से मैं काम कराऊंगा तो धन्यवाद देना मेरा फर्ज है। मैंने धन्यवाद दिया उस समय वसुंधरा जी को, और कई काम करवाए तो उस समय मैं बीजेपी का करार दे दिया। और जब मैं संघर्ष करने लग गया, लाठियां खाने लग गया, और जब कांग्रेस सरकार आई, अब कांग्रेस का कहने लग गया, थोड़े दिन बाद ये आरएलपी का कहने लग जाएंगे, फिर बीजेपी का कहने लग जाएंगे। ये लोग केवल वही हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है। मैं सिर्फ आज और कल मैं मेरे बेरोजगारों का हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना आरएलपी है, कोई पार्टी नहीं है। फिलहाल मैं मेरे बेरोजगारों का, इनका कोई स्टैंड नहीं है। मैं बीजेपी में भी लटका रहा था, कांग्रेस में भी लटकाया हूँ। आपने देखा होगा, पीसीसी के बाद लटकाने वाला उपेंद्र यादव था, गिरफ्तारी जो जेल में सेंट्रल जेल जाने वाला उपेंद्र यादव था, उत्तर प्रदेश में जाकर लटकाने वाला उपेंद्र यादव था।
अनशन करने वाला उपेंद्र यादव था, वहाँ उपचुनाव में घर घर जाके कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने वाला उपेंद्र यादव था। हर जगह जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ गलत होता है सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ उपेंद्र यादव खड़ा रहता है। तो उन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। वो चाहते हैं कि यार ये युवा आगे नहीं निकल जाए, ये हर युवाओं की समस्या सुन रहा है, इनकी समस्याओं को हल करवा रहा है, तो वो लोग बरगलाए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं, खत्म करने की कोशिश करें। राजस्थान के लाखों लोगों के दिलों में जगह है, वो उन जगहों से जो मेरी निकाल नहीं पाएंगे। आज 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार आज सरकारी जॉब कर रहे हैं संघर्ष से। हर घर घर में ये कर्मचारी है जिनके लिए मैं लड़ा हूँ, लट खाया हूँ, जेल गया हूँ, वो लोग नौकरियां कर रहे हैं। अरे अब ये आपके सामने ये है निखिलाल, इनके ऊपर 2 मुकदमे, 6 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। इनकी कोई राजनेता आवाज उठाई क्या? किसी ने नाम तक नहीं लिया। इनका सारा मैं बन रहा हूँ, इनका मुकदमा भी वापस मैं कराऊंगा। 30 तारीख को उपेंद्र यादव के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होने वाला था रीट भर्ती परीक्षा वापस करवाने को लेकर। 30 तारीख को अचानक सुबह पुलिस का आना, आपको हिरासत में लेना, शाम को छोड़ देना, वो भी पुराने मुकदमे में। आज फिर आपका शुरुआत थी, लेकिन उससे पहले आपका अशोक गहलोत से मिलना, क्या ये एक रणनीति के तहत नहीं है? क्या आप 30 तारीख से पहले अशोक गहलोत से नहीं मिल सकते? देखो एक चीज़ बताऊँ, जो समय दे, मैंने उस समय भी समय मांगा था। आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री जी से मिलवा दो, आप चाहो जिस नेता से मिलवा दो, मेरा काम हो जाए, मैं पैर पकड़ लूंगा, धन्यवाद दे दूंगा। भैया मुझे जो बुलाएगा, आप जो काम करने के लिए तैयार है, किसी पार्टी का, वो कह रहा है मैं काम की गारंटी लेता हूँ, तो भाई साहब जिंदाबाद मैं बोलूँगा, साथ आऊँगा। जब मुखिया बुला रहा है, मैं मुखिया के पास नहीं जाऊँगा, वो कह देगा, बहाना मिल जाएगा कि आया नहीं, मैंने बुलाया था, मैं तो न्याय करना चाहता था, वो मेरे ऊपर ही आता ना वार, मेरे ऊपर ही आता ना। उन्होंने बुलाया, मुखिया, काम कौन करेगा? मुखिया करेगा। कितना बड़ा आंदोलन करना उनके कलम से होगा, उनके हाथ से होगा, तो उन तक मैं बात पूछा कर आया हूँ। 30 तारीख से पहले नहीं बुलाया, 30 तारीख के बाद मैंने समय मांगा, पहले भी समय मांगा था, बुलाया, मैं गया हूँ, लेकिन मैंने आंदोलन स्थगित नहीं किया, सारी बात रख के आया हूँ कि उन समस्याओं का निस्तारण हो, इसलिए हम फिर आज मैदान पे आए। संख्या आज इसलिए कम थी, संख्या इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया कि कल जिस प्रकार वार्ता हुई कहीं ना कहीं इसका नतीजा निकलेगा। आज मंत्रियों से वार्ता होगी, उसमें नतीजा नहीं निकलता तो संख्या हजारों की भी होगी और आंदोलन भी आर पार की लड़ाई की हम लड़ेंगे। लेकिन बात सवाल यही है कि जो लोग जितना मुँह उतनी बातें हो सकती है, यदि उनमें दम होता तो वो यहाँ रुकते। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दम हो तो आ जाइए, मैदान में आइए, करिए संघर्ष। वो हितैषी नहीं है, हितैषी होते तो यहाँ पड़े रहते, वो अंतिम दम तक लड़ते। भाग क्यों गए? क्यों भाग गए? कि दम नहीं था। यहाँ शुरू से एंड तक बात आप करें किरोड़ी लाल की? नहीं, वो बाबा के लिए नहीं कह रहा। बाबा तो जितना सहयोग किया धन्यवाद के पात्र है, लेकिन और भी उनके साथ जो भजन मंडली थी, जो लंबे लंबे वादे कर रहे थे, और भी कई संगठन बने छोटे मोटे जो कहते हैं हम ये कर देंगे, उनके लिए कह रहा हूँ। बाबा सम्मान्य, बाबा के लिए मैं कभी गलत नहीं बोला, ना बोलूँगा। बाबा ने आवेश में कुछ बोल दिया, वो गुजर गए, उस चीज़ को मैं भूल चुका हूँ और उसका जवाब मैं तथ्यात्मक तारीख वाइज में दे चुका हूँ। आप जो है 31,000 लोगों को, बेरोजगारों को नौकरियां मिलने वाली है, उस रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करवाकर वापस करवाने की मांग कर रहे हैं। कब की ये गलत मांग है? कब मांग? आप एक बार भी सुना आपने? आपकी मांग क्या है? मैं कह रहा हूँ उच्च स्तरीय जांच हो, चाहे सीबीआई से किसी भी हो, उससे बत्ती लाल के करेक्शन किस से जुड़े, पेपर कहाँ तक गया, तो सारी चीज़ सब सामने आएगी। वो मेरी मांग है, वो अंदर जाने चाहिए। सारे दोषी जिनके पास पेपर लिया वो अंदर जाने चाहिए। कहाँ तक गया? यदि हजारों और लाखों की संख्या में पेपर पहुँच जाता है तो रद्द होना चाहिए। और ये लगता है जाँच में पेपर नहीं पूछा तो भैया जाँच होगी, वही फाइनल होगा। मैं जाँच की मांग कर रहा हूँ उच्च स्तरीय। मैंने पहले दिन से कभी भी ये नहीं कहा मैं तो कह दूंगा रद्द करो, मैं तो कह दूंगा मुझे मुख्यमंत्री बना दो, बन थोड़ जाएंगे। वो तो जांच होगी, बहुमत होगा, सारी चीज़ों की उसी पे तो होगी। मैं तो पहले दिन से मांग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो भी फोन आ रहे हैं कि साहब हमारे 130-35 नंबर है, तो उनकी भी गलतफहमी निकले कि पेपर अधिकतर लोगों तक पूछा है, कौन कौन लिप्त है। बत्तीलाल ने नेट बंदी होने से पहले किस किस के पास पहुँचाया है, तो वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। दोषी कौन उनको जेल में भी डालना चाहिए, मान्यता भी रद्द होनी चाहिए, बर्खास्त भी होनी चाहिए, सख्त कानून भी बनना चाहिए, इनके मुकदमे भी बैठना चाहिए, बेटियों को न्याय भी बनना चाहिए। इन सब के लिए हमारी लड़ाई है। आप दोषियों की मांग कर रहे हैं कि दोषियों को सजा मिले और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। मान लीजिए कि जो एग्जाम था उससे 1 घंटे पहले पेपर आउट हुआ, तो क्या ये अन्याय नहीं है? फिर इस स्तर के ऊपर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सामने आता है कि पेपर आउट हुआ है तो फिर क्या रद्द नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यदि जांच में सामने आता है कि पेपर लीक हुआ है, हजारों लोगों तक है, तो रद्द होना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ इसकी तो, लेकिन जांच तो हो ना। पहले बत्तीलाल ने किस किस को पेपर दिया है, और आप देख लें बड़े नेता का भी हाथ आएगा, जांच होकर पकड़ा जाएगा तो बत्तीलाल ने कहाँ गुल खिलाया वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन बत्तीलाल के साथ और भी कई अपराधी है, कई नेता हैं जो संरक्षण दे रहा है, उनकी पोल भी खुलनी चाहिए। कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? और कल जो आपकी बात हुई है महत्वपूर्ण बात, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री उनके साथ, क्या निकलकर वहां से आया? क्या आश्वासन आपको? सबसे बड़ी बात है लोग इसलिए भौखला गए कि उपेंद्र यादव से सीएम कैसे मिल लेते हैं। आपने एक चीज और बता दूं, किसी ने गौर किया हो, मुख्यमंत्री जी ने मेरे खिलाफ पहले बयान भी दिए थे
ठीक है ना। और 2012-13 में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हमने पुतला जलाया, सारा कुछ किया। जहां मुझे लगा मैंने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी किया, और जहां मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कई अच्छे काम करवाए। बसों का किराया माफी वाला, आप वहाँ आंदोलन जो फरवरी में आए तो वो हमारा मुद्दा था। यहीं पे शक स्टार्ट होता है, यहीं पे लोगों की आशंका स्टार्ट होती है। अब एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की बड़ाइयां करते हैं, मुख्यमंत्री को सराहना करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार के खिलाफ आप आंदोलन करते हैं। नहीं, इसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ ना मैं, जवाब लीजिए, पूरी बात सुनिए। ऐतिहासिक फैसला हमने करवाया है, बेरोजगारों को किराया माफ हो। क्या ये किराया माफ नहीं हुआ? हमने जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी हुई थी उसको एसएलपी वापस लेकर उनके ज्वाइनिंग के आदेश करवाए। रीट 2018 के आदेश करवाए। हमने 1534 पद जो लैब खत्म हो गए उनको जिंदा करवाए। कई प्रयोगशाला सही की, ये व्यक्ति बैठा, ये पीड़ित बैठा, जो लोग रो रहे थे उनके घरों में खुशियां लेके आए। अरे जो परीक्षा केंद्र राजस्थान से बाहर दे दिए, उनको राजस्थान में जीके जुड़वाया। जो भर्ती के लिए मना कर दिया था, टेक्निकल हेल्पर नहीं है, उन पदों का सर्जन करवाया, पटवारी के एग्जाम करवाए, इतने काम करवाए। भाई साहब, आपसे मैं कई काम कराऊंगा और फिर दोबारा जाऊंगा, क्या मेरा धन्यवाद देना गलत है क्या? आप बता दीजिए, गलत है क्या? जिस चीज़ का काम करो, राजस्थान में अन्य राज्यों के हालात देखो आप। कोरोना काल में 9,000 सेकंड ग्रेड, 12,000 एलडीसी, 5,000 फर्स्ट ग्रेड, कृषि परीक्षा, 4400 पटवारी, इतने लोगों को ज्वाइनिंग हमने संघर्ष करके मिलकर ज्वाइनिंग दिलाई। 3 मार्च को सीएम से मिला था। भैया, जो मैं वहाँ जाता हूँ ना, जो मैं मांग करता हूँ, आज मैं कह दूँ आपसे 2 काम करा लो, तीसरी बार आपके पास आप मेरा काम कर दोगे, जहाँ काम होगा वहाँ धन्यवाद दूंगा। और जहाँ काम नहीं होता, आपने देखा कंप्यूटर भर्ती की घोषणा हुई कि संविदा पे निकाला जाएगा, तो भैया सरकार का विरोध किसने किया? उपेंद्र यादव ने। उत्तर प्रदेश कौन गया? उपेंद्र यादव गया। क्या उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी से मिलना, वहाँ पहुंचना, वो लटकाना, वो विरोध नहीं था क्या? मैं पूछ रहा हूँ, विरोध नहीं था क्या? बताइए, आप जवाब दीजिए। नहीं था विरोध। वहाँ कांग्रेस के खिलाफ पर्चे बांट रहा, विधानसभा में कांग्रेस को वोट मत दीजिए, खुले में मैं पर्चे बांट रहा, वो विरोध नहीं था क्या? पीसीसी के बाद मैं लट खा रहा, जेल जा रहा, मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, क्या विरोध नहीं था क्या? जहाँ गलत होता है तो उपेंद्र यादव विरोध करता है। ये उपेंद्र यादव की सबसे बड़ी खूबियत है। जहाँ मुझे लगता है काम किया, धन्यवाद एक नहीं 1000 बार दूंगा। और विपक्ष वाले जो भी सवाल उठा रहे, आप काम करवा दो, मैं पूजा करूंगा, आपकी पूजा रोज सुबह शाम पूजा करूंगा, काम करा दो, मेरा बेरोजगार का काम होना चाहिए। आपका डेलीगेशन अब वापस से कब तक आपकी मुलाकात होने वाली है? आपके डेलीगेशन की क्या मांगे, प्रमुख क्या मांगे रहे? 1:30 बजे बाद मुलाकात हमारी होने वाली है। प्रमुख मांगे रीट एसआई और जैन भर्ती की उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच हो, और जांच जल्दी हो। बत्ती लाल को पकड़ा जाए, कौन कौन लिप्त है उनका खुलासा हो। सख्त गैर जमानती कानून जल्द से जल्द उसका विधेयक विधानसभा में पास कराए, वो विधेयक लाया जाए। जो 6 लोगों के मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे वापस लिया जाए। जिन बेटियों को वंचित किया गया एग्जाम से उनको न्याय मिले। इसके अलावा जो पेपर खुले पाए गए उनकी जाँच हो, और इसके अलावा जो लोग इसमें लिप्त थे परीक्षा केंद्र उनकी मान्यता रद्द हो। जो कर्मचारी लिप्त हैं उनको बर्खास्त किया जाए, निलंबन नहीं किया जाए, और तमाम चीज़ों की जो प्रक्रिया की जांच वो जल्द से जल्द हो, और बेरोजगार को जल्द से जल्द न्याय मिले। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम मुलाकात करने वाले हैं। आखिरी सवाल, क्या उपेंद्र यादव आगे वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में नहीं दिखेंगे? ये सवाल एक चीज़ और बता दूं मैं, आप इसका जवाब ये सुन लो। बीजेपी और कांग्रेस और कोई भी पार्टी ये सरकार नहीं सुनती है तो 200 विधानसभा क्षेत्र में हर युवा बेरोजगार उम्मीदवार मिलेगा। आप किसी भी पार्टी से नहीं सामने आएंगे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलएफ, तीनों से आप नजर नहीं आएंगे? देखो एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ सीधा सा सवाल है कि कल किसने देखा कोरोना में कितने लोग मर गए? दुबल लहर आ जाए, आप बच्चे मैं बच्चों, कोई कह सकता है क्या? मैं आज पे जी रहा हूँ, कल पे नहीं जी रहा हूँ, और मेरे युवाओं को चुनाव लड़ाना है। ये है कि लड़ भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कहूँगा अभी फिलहाल। और जहाँ मुझे लगता है इन नेताओं को बेरोजगार करना है, तो मेरे युवा साथियों को चुनाव लड़ा के इनको बेरोजगारी करूंगा। सबसे बड़ा रोल मेरे प्रदेश के युवाओं का 2023 में होगा। और यदि युवा कहेंगे कि जो हमारे साथ अत्याचार करे, आपने लक्ष्मणगढ़ का नाम लिया, ये मंत्री जी हमारी नहीं सुनते, और किसी की बत्ती गुल करनी है और बत्ती गुल करने के लिए मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। लक्ष्मणगढ़ से भी लड़ नहीं रहा, अभी तो बहुत मंत्री कई लोग हैं, कई जो हमारे साथ अत्याचार करेंगे किसी के खिलाफ जा सकते हैं, मैं नहीं, मेरे साथी जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि युवाओं के साथ जो अत्याचार करेगा, गलत करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव, जो कि लगातार हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा है कि बेरोजगारों के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं, और यहाँ तक कि वो जो आवाज उठाते हैं उसको पूरा करने की भी आमदा रखते हैं। सवाल और कर रहा था सर, मैं एक सवाल और कर रहा था। देखो, मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूँ, जो पूछो, क्योंकि मैंने संघर्ष किया, खून पसीना बहाया है, 5-5 टाके भी आए, जेल भी गया हूँ, सबसे ज्यादा अनशन भी गया, और धूप में गर्मी में खड़ा रहता हूँ, बरसात में खड़ा रहता हूँ, अनशन करता हूँ, सबसे ज्यादा अनशन किया। आपने देखा होगा नजारा, सब बच्चों को खाना खिला के खाना खाता हूँ, किसी को भूखा नहीं सोना देता। इनके आंसू मेरे आंसू होते हैं, लड़ता हूँ लेकिन, इसलिए मैं इतना बोल पाता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत मैं चैलेंज दे रहा हूँ। जो कहते हैं ना राजनीति कर रहे हैं, आइए बैठिए, कौन कहा था आप चले जाओ,
दम है तो बैठिए, राजनीति नहीं करे, साथ दीजिए, आ जाइए धरने पे। ये मैदान पड़ा, दम क्यों भाग गए? बैठिए, राजनीति करने का अधिकार नहीं है जो यहाँ से भाग गए, जो मैदान छोड़ के भाग गए उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जो बेरोजगार हितैषी है वो उनको लड़ना चाहिए। मैं लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा। और रही बात सत्ता से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हमें काम करवाना है। आज एक चीज और बता दूं मैं आपको, इनकी फाइल वो तैयार हुई है, 1534 कैबिनेट में जाना है। कई ऐसे मुद्दे अंतिम स्टेज पे है, मुझे तो उनका भविष्य भी बनाना है, मुझे कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस जगह आकर मुझे उनकी तस्वीरें दिखती है कि इन लोगों का काम भी करवाना, कानून आगे की भर्तियों को बचाना, इन लोगों के मुकदमे हटवाना है। कई ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए मुझे भागना पड़ता है, जिसके लिए मुझे थोड़ा नीचे भी आना पड़ता है। ऊपर तो मैं किसी के बाप से डरता नहीं, सीना ठोक के लड़ सकता हूँ, लेकिन कई बार नरम इसलिए बनना पड़ता है कि यार इसका चेहरा, इसकी भर्ती भी करानी है, इसके मुकदमे में हटाना। उस माँ का चेहरा भी याद आता है, वो माँ रो रही थी, माँ को कहा मैं आपका बेटा हूँ, मैं वचन देता हूँ आपके बेटे का मुकदमा हटेगा और आपको न्याय मिलेगा, मैंने वादा किया और उस वादे को निभाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ उसका मुकदमा नहीं हटा, चाहे उपेंद्र यादव को टंकी पे चढ़ना पड़े, चढ़ेगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मैं वादा कर रहा हूँ, इस नीम के पेड़ के नीचे कह रहा हूँ, मुकदमा हटवाऊंगा उन लोगों को। इतना दम किसी नेता में बोल के दिखाई। हमारा समाचार के माध्यम से भी कुछ युवा सामने आए थे जिनके ऊपर स्कूल वालों ने सामने से आकर मुकदमा कर दिया, जबकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी स्कूल के खिलाफ। क्या उनके लिए भी उपेंद्र यादव? मुझे डिटेल दीजिए, मैं वार्ता में जाऊंगा, उनकी भी आवाज़ उठाऊंगा। कोई भी बेरोजगार के साथ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी आवाज़ मैं बनूंगा, आवाज़ उठाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा। ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव, जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक युवाओं के, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं मानी जाती तब तक लगातार वो इसी संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरामैन नितेश के साथ सागर चौधरी, जयपुर।